मैं भारतीय हूँ और मैं सऊदी अरब गया और मैं बुरी तरीके से वहाँ फँस गया। तो मैं उस सिचुएशन में कैसे क्या करूँ कि मैं उस सिचुएशन से बाहर आ सकूँ? बताते हैं कि सऊदी अरब या दुबई हुए हाँ, जो जिनको सफ़र बैन है। हाँ। सफ़र बैन का मतलब वो सफ़र नहीं कर सकते, भारत नहीं आ सकते। हुँ, उन पे 3 लाख 4 लाख ऐसे-ऐसे जुर्माने हैं। मतलब 1-1 करोड़ रुपया हाँ। जुर्माना है उनको। अभी तक आपने टोटल कितने लोगों को विदेशों से भारत बुलाया है? अभी तक मैंने 1000 लोग की मुहिम चलाई है। हुँ, हुँ। उसमें कम से कम 100% नहीं तो 95% लोग की मदद मिली है। ओके। ये एजेंट क्या करते हैं हाँ, कि आपको एम्प्लॉयी वीज़ा के नाम पर हाँ। एक फर्जी वीज़ा हाँ। और आपको विजिट वीज़ा पे दुबई या सऊदी अरब ले जाते हैं। अगर कोई एजेंट मुझसे इस चीज़ को पूरे वेरिफिकेशन और सारे प्रोसेस की बात करता है, तो कैसे जाने कि वो इलीगल है या वो लीगल है? जी। कि विदेश में जिस लड़के की सज़ा हो चुकी है 5 साल की विदेश में, हाँ। और उस लड़के को 2.5 साल में हम लोग निकाल के लाए हैं। हाँ। आज वो भारत आ गया है। 3 दिन पहले वो आया, मुझे कॉल किया, इतना खुश था उसके परिवार वाले, मतलब उनके जज़्बात सुनने लायक थे। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार टॉक्स विद शुभम के एक नए पॉडकास्ट में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी यूनिक और एक अलग विचारधारा के साथ बना रहा हूँ, क्योंकि आज के जो पॉडकास्ट में जिस शख्स को मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है, उनके बारे में अगर मैं कितनी भी तारीफ़ करूँ या कितना भी इंट्रोडक्शन दूँ, शायद वो कम है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने विदेशों से उन भारतीयों को भारत लाने में मदद की है जो भारतीय विदेशों में फंसे थे और उनकी जान जोखिम में थी। लेकिन सर ने अपनी मेहनत और लगन और एक साहस दिखा के उन लोगों की मदद की और वे सारे भारतीय आज सुरक्षित हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट है सैयद आबिद हुसैन सर, वो काफ़ी एक अमेजिंग पर्सनैलिटी है जिससे आज पूरे भारत में बजरंगी भाईजान के नाम से जाने जाते हैं। आज हम इनसे पूरी तरीके से बात करेंगे खुल के और इनके अलग-अलग विचारों को जानेंगे कि आखिर ये किस विज़न के साथ काम कर रहे हैं और इनका फ्यूचर का विज़न क्या है। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत-बहुत पॉडकास्ट में। जी। मेरा नाम आबिद हुसैन है और मैं उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के एक छोटे से गाँव रुद्रपुर भगाही का निवासी हूँ और फ़िलहाल मैं भोपाल में रहता हूँ और आज मैं दिल्ली आपके बुलाए पे आया हूँ। तो मैं आपके सभी देखने वालों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका और आपकी टीम का भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले आप पूरे भारत देश में बजरंगी भाईजान के नाम से जाने जाते हैं। जी। मैं जानना चाहूँगा कि ये बजरंगी भाईजान के नाम की शुरुआत कैसे हुई? जी, जी। हाँ, मैं बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग ये वाक़या है। 2016 में एक केस मैंने उठाया था जितेंद्र अर्जुनवार नाम का एक बंदा था जो सिवनी बारघाट का था। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है। हाँ। तो वहाँ का वो निवासी था और 2012 में वो पाकिस्तान फेंसिंग पार करके जब वो गया तो वहाँ की वो सिपाहियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया हाँ। और उसे जेल भेज दिया। तो ये केस मेरे पास 2016 में आया और मैंने इस केस को उठाया और अभी आपने एक फ़िल्म देखी होगी द ब्यूरोक्रेट्स। हाँ। तो वो उस वक़्त जो जेपी सिंह जी हैं, हाँ। वो वहाँ के वो थे हाई कमिश्नर, डिप्टी ओके। हाई कमिश्नर। तो उनसे मेरी बात हुई। रात में उनका कॉल आया और उन्होंने उस लड़के के बारे में पूछा। हाँ। तो मैंने सारी डिटेल उनको सर को भेजी और उनकी बड़ी मेहनत से और मेरे प्रयासों से जब वो लड़का 2018 में हाँ। भारत आया, तो हमारे अम्बेडकर नगर के एक पत्रकार हैं नियाज़ सिद्दीकी। ओके। नियाज़ सिद्दीकी साहब जो हैं वो हिंदुस्तान के एक पत्रकार हैं ओके। और काफ़ी अच्छा लिखते हैं। तो हाँ। उनके ज़हन में ऐसी बात आई, उनको लगा कि उस वक़्त क्या है कि बजरंगी भाईजान का एक बहुत बड़ा फ़ेम था। फेम था, उसमें तो मूवी भी आई थी। यस, यस। तो उनको लगा कि वो क्योंकि ये काम बहुत नया है। हाँ। ये पर्यावरण पे हज़ारों लोग आपको मिल जाएँगे, बिल्कुल। रोटी बैंक चलाने वाले लाखों मिल जाएँगे, तो ऐसे हर फ़ील्ड में भीड़ लगी हुई है। इस फ़ील्ड में कोई नहीं हाँ। उनके नज़र में रहा होगा, तो उनको लगा होगा कि ये डिफरेंट काम है। तो ये उन्होंने बजरंगी भाईजान के नाम से मुझे टाइटल दिया कि उन्होंने अभी गूगल पे आप सर्च करेंगे, हाँ। 2018 में खबर है, मई में छपी थी। उन्होंने मुझे दिया कि सैयद आबिद हुसैन है, रियल लाइफ में बजरंगी भाईजान। हाँ, ये मैंने पढ़ा तो था। वो खबर मतलब बहुत ट्रेंड हुई और वहीं से ये नाम मेरा पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह और भगवान ईश्वर का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि हाँ। बड़ा नाम है बजरंगबली के नाम से मुझे जोड़ना। तो हाँ। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। सर, जिस तरीके से बजरंगी भाईजान मूवी में सलमान खान मुन्नी को पाकिस्तान वापस
पहुंचा रहे थे, उसी तरीके से आपने उन लोगों को भी भारत पहुंचाया है जो लोग फंसे हुए थे। जी। मैं जानना चाहूँगा सर, जब बजरंगी भाईजान का नाम हाईलाइट हो रहा था तो सर आपको कैसा महसूस हो रहा था? नहीं, मुझे पहले तो मैंने सोचा कि मेरा अपना भी नाम है, हाँ, लेकिन क्योंकि ये नाम बजरंगबली से भगवान से जुड़ा है, हाँ, तो फिर उस नाम की गरिमा भी मुझे बचानी है। हाँ, और क्योंकि अगर आपको कोई टाइटल दिया जाता है तो हाँ, उस टाइटल में आप खुश मत हो जाइए। हाँ, फिर उस टाइटल को उसकी आबरू भी आपको रखनी होगी ना, हाँ, कि मतलब अगर जिम्मेदारी निभानी होगी। ज़िम्मेदारी निभानी होगी। तो ये मेरे लिए और बड़ी चुनौती हो गई कि भई अब इतने बड़े टाइटल से आपको जोड़ दिया गया है, हाँ, तो बहुत अच्छे से काम करना है, ज़िम्मेदारी से काम करना है। तो आप देखेंगे कोई भी केस हमारे पास आता है, हाँ, आपके एक फ्रेंड के वालिद का भी काम मेरे हाँ, पास हाँ, आया, तो वो देखिए मैंने कितनी दिलचस्पी से और कितनी बढ़िया तरीके से उसको भारत लाने में सहायता करवाई थी। ये सर मैं जानना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से आप विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने में आप मदद करते हैं, हुँ। तो जानना चाहूँगा कि सब जब पहली कॉल आपके पास आई, ये विचार कहाँ से आए कि हाँ मुझे भी ये काम करना चाहिए? ये तो कोई प्लानिंग से नहीं हुआ है, सब हाँ, एक्सीडेंट। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हाँ, प्लानिंग से नहीं होता। हाँ, ईश्वर जो है, सबसे बड़ा प्लानर जो है वो ईश्वर है, हाँ, अल्लाह है। आप कुछ भी प्लान करो, वो प्लान आपका फेल हो जाएगा, जब तक हाँ, वो नहीं चाहेगा। हाँ, तो ये बिल्कुल। मान के चलिए, मेरा तो बचपन से एक शौक था कि मैं कोई अधिकारी बनूँ, हाँ, मैं एक कुर्सी सँभालूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी को भारत के प्रति समर्पित करूँ। तो वो सब मुमकिन हो नहीं पाया, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, हाँ, और पढ़ाई-वढ़ाई मेरे से हुई नहीं, हाँ, क्योंकि हम बचपन में निकल गए कमाने दिल्ली। हाँ, मुझे याद है कि जिस सन में बॉर्डर फ़िल्म आई थी, हाँ, उसी सन में पहली बार मैं दिल्ली आया था। अच्छा। तो दिल्ली आया, मैंने यहाँ काम-वाम सीखा, और हुँ, हुँ, काम-वाम करने के बाद एक 2006 में मैं भोपाल चला गया। हाँ, भोपाल जाके वहाँ पे मैंने अपनी कंपनी डाली, ड्रीम हाँ, होम इंटीरियर डेकोरेटर, ओके। और उस कंपनी के माध्यम से मैंने इंटीरियर काम करना शुरू किया। तो काफ़ी अच्छा काम है मेरा, और पहले भी था। तो ये जो सोशल लाइफ में मैं एंटर किया, हाँ, इसकी एक कहानी ये है कि एक रमज़ान नाम का बच्चा, हाँ, जो पाकिस्तान की वालिदा थी उसकी, हाँ, और बांग्लादेश का उसका वालिद था। हाँ, तो ये, क्योंकि उसके माँ-बाप का तलाक हो गया था, तो वो अपने माता से मिलने के लिए हाँ, बांग्लादेश से पाकिस्तान जाना चाहता था। कोई 9 साल का बच्चा था वो। हुँ, तो बीच में इंडिया पड़ता है, तो हाँ, उसको बेचारे को क्या ही पता हाँ। कि कितनी चुनौतियाँ आएँगी ज़िंदगी में। पूर्व में पूरा बांग्लादेश है, पश्चिम में हाँ, पाकिस्तान तो पड़ता वो है। बांग्लादेश से निकला, भारत आया, और भारत में भोपाल में शेल्टर चाइल्ड होम ने हाँ, उसको वहाँ से स्टेशन से हुँ, हुँ, रेस्क्यू किया, और अपने पास उन्होंने रखा, और काफ़ी दिन तक तो उसकी मैंने मुहिम चलाई थी हाँ, ट्विटर पर, तो हेल्प रमज़ान, हुँ, हुँ, हैशटैग हेल्प रमज़ान। हाँ, तो वो ट्रेंड हुई, और जब वो बच्चे के बारे में मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से पता किया, तो मुझे लगा कि इस पे कुछ करना चाहिए। हाँ, तो मैं उससे मिलने उस शेल्टर होम में गया, और वहाँ की जो वो थी इंचार्ज थी मैडम, उन्होंने बच्चे को बुलाया और मुझसे मिलवाया, फोटोग्राफ वगैरह हमने उसके लिए, हुँ, और हुँ, मैंने एक हेल्प रमज़ान नाम की एक मुहिम छेड़ी हाँ, ट्विटर पे, और वो मुहिम ट्रेंड हो गई। हाँ, तो जब ये ट्रेंड हुई, तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को मतलब पसंद करते हैं हुँ, हुँ, और मदद करना चाहते हैं। हाँ, तो फिर मैं तलाश करने लगा कि भाई ऐसे केस कहाँ मिलेंगे, और इस पे मैं क्या कर सकता हूँ। तो हुँ, कुछ मैंने स्टडी की और केस तलाशने लगा। तो फिर वही जितेंद्र जुनवार वाला केस मिला था, और हाँ, एक केस हमें हेल्प, एक मैंने एक और मुहिम चलाई थी, हेल्प हामिद। हामिद, वो ओके। हामिद नेहाल अंसारी जो थे, वो बम्बई के थे, हुँ, हुँ, और वो भी पाकिस्तान की जेल में थे। तो इस तरह मैं करते करते हुँ, पाकिस्तान मुद्दे ज़्यादा उठाने लगा। हाँ, हाँ, लेकिन समस्या मुझे लगी कि पूरी दुनिया में है, हाँ, हाँ, बिल्कुल। और हमारे भारतीय कई जगह फंसे हैं, हाँ, बिल्कुल। और फिर मेरे पास खुद कॉल आने लगे, हाँ, तो मैं हाँ। इसको कंटिन्यू करने लगा। सर अगला सवाल मेरा ये है कि अभी तक आपने टोटल कितने लोगों को विदेशों से भारत बुलाया है? हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा, मैं कोई डेटा के लिए काम ही नहीं करता। हुँ, लेकिन जो मेरे मेल पर और जो मेरे ट्विटर पे हुँ, है, वो कोई 1000 लोग को बताता है हाँ, कि अभी तक मैंने 1000 लोग की मुहिम चलाई है। हुँ, हुँ, उसमें कम से कम 100% नहीं तो
95% लोगों को मदद मिली है। हाँ। तो 900-950 लोग की रिहाई वतन वापसी मैंने अभी तक करवाई है। ओके सर, मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्रोसेस के थ्रू जाता है, अगर कोई पासपोर्ट वीज़ा लेके अगर फॉरेन में जाता है, विदेश में जाता है, तो उसे भी वो एक लीगल प्रोसेस माना जाता है। लेकिन ऐसा क्या सिचुएशन होता है कि लोग वहाँ पे जाके फँस जाते हैं और वो वापस नहीं आ पाते हैं? अच्छा, ये देखिए सबसे बड़ी फंसने की जो वजह है हाँ, वो है एजेंट, है ना? एजेंट डंकी मार के जो हाँ, जाते हैं। डंकी तो दूसरा फील्ड हो गया। ओके। ये एजेंट क्या करते हैं हाँ, कि आपको एम्प्लॉय वीज़ा के नाम पर हाँ, एक फर्जी आपको वो देते हैं वीज़ा, हाँ, और आपको विजिट वीज़ा पे दुबई या सऊदी अरब ले जाते हैं, ठीक हाँ। है? अच्छा, विजिट वीज़े का जो चार्ज होता है वो कोई 6-7-10 हज़ार रुपया होता है, हुँ, और टिकट आजकल दुबई का 8-9-10 हज़ार, मतलब 15-20 हज़ार रुपये में आपको दुबई वो लेके चले जाते हैं, हाँ, और आपसे वो पैसे लेते हैं 1 लाख रुपया। ओके। मिनिमम 1 लाख रुपया रेट चल रहा है विदेश ले जाने का। हुँ, आप चले गए, 1 महीने का आपका वीज़ा है, हाँ। 1 महीना आपको वहाँ रखेंगे वो, है ना? हुँ, उसके बाद आपके लिए वो ऐसा नहीं है, रोज़गार तलाश करेंगे। ओके। अब आपको रोज़गार वहाँ नहीं मिल रहा है, तो हाँ, फिर वो आपसे कह देंगे कि भैया आप काम नहीं मिला, आप जा सकते हैं। ओह! तो आपका 1 महीना भी नुकसान हुआ, हाँ। और प्लस 1 लाख रुपया भी चला गया। हुँ, ऐसे सिचुएशन में लड़के क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार 1 लाख रुपया लगा के आए हैं, हाँ, अब हम यहीं रह जाते हैं। हाँ। तो वो वहाँ भाग के काम करते हैं। हुँ, अब वो इनलीगल हो गए। अभी 1 हाँ, महीना तो लीगल थे क्योंकि विजिट पे गए थे। हाँ, विज़िट पे। अब एक एक वो कहते हैं कि भैया अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जाइए हाँ। या रहिए। हुँ, तो लड़के कहते हैं जाएँगे क्यों, यहीं रह जाते हैं। हाँ, तो वहाँ भाग के काम करते हैं। भाग के हाँ। काम करने में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अब वो इनलीगल है। हुँ, अगर पुलिस पकड़ेगी तो उन पे जुर्माना लगाएगी। हाँ, हो सकता है उनको डिपोर्ट भी कर दे या सज़ा भी हो जाए, इल्लीगल हाँ। है ना। तो भाग-भाग के काम करते हैं। अब हुँ, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वहाँ रह गए, हाँ। और वीज़ा उनका लगा नहीं है। तो हुँ, फिर क्या होता है कि जब वो भारत आना चाहते हैं तो नहीं आ पाते। हाँ। उनको आने के लिए अब लीगल प्रोसेस करनी पड़ेगी। हुँ, तो लीगल प्रोसेस, क्योंकि वो उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हाँ, हाँ। तो उनकी मदद के लिए हुँ, मैं भारत सरकार विदेश मंत्रालय हाँ। और संबंधित एम्बेसी, जो एम्बेसी। हमारी वहाँ पे एम्बेसी हो, उससे मैं बातचीत करता हूँ और हुँ, यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट भेजता हूँ। हाँ, फिर एम्बेसी की टीम उनसे बात करती है और उनको वहाँ पे तरीका बताती है, हाँ। और फिर वो लीगल प्रोसेस से भारत आते हैं। ओके। सर मान लीजिए कि मैं भारतीय हूँ और मैं सऊदी अरब गया और मैं बुरी तरीके से वहाँ फँस गया। तो मैं उस सिचुएशन में कैसे क्या करूँ कि मैं उस सिचुएशन से बाहर आ सकूँ? फँसने का सबसे पहले कारण क्या है आपका? हाँ। क्या आपके साथ प्रॉब्लम हुई है? हुँ, अगर आप कोई किसी क्रूर मालिक के चंगुल में हैं, हाँ, तो उसमें उस सिचुएशन में सबसे पहले तो आप वहाँ बाहर निकलिए, हाँ। और वहाँ पे क्षेत्रीय जो थाना है, हुँ, वहाँ अथॉरिटी को आप इत्तला करिए हुँ, कि मैं इस मालिक के पास हूँ, हाँ, और मुझे, अगर मैं यहाँ से भागता नहीं तो मुझे हो सकता है मार भी डालता। हाँ, मेरे साथ ज़्यादती कर रहा, मार रहा है, पीट रहा है, खाना नहीं देता, तसल्ली नहीं दे रहा, हाँ, तो मैं कैद में था। तो ऐसा नहीं कि वहाँ हुकूमत आपका साथ नहीं देगी, हाँ, फौरी तौर पे तो वही आपका हाँ, साथ साथ देंगे। फिर हुँ, उसके बाद गूगल पे जाइए, हाँ, इंडियन एम्बेसी रियाद हाँ, सर्च करिए, हाँ, वहाँ का एक पहले सबसे पहले नंबर आएगा, हाँ। उस नंबर पे आप कॉल करिए, हुँ, वहाँ पे फ़ोन उठेगा और आप पूरी सिचुएशन आप बता दीजिए, ठीक ओके। है? वो आपको रास्ता बताएँगे। अगर वो कहेंगे कि एम्बेसी आ जाइए, तो हाँ, एम्बेसी जाइए, अगर वो कहेंगे वहाँ लोकल अथॉरिटी से आप संपर्क कर लीजिए, हाँ। लोकल अथॉरिटी। तो ये आपका आप खुद कर सकते एक हैं, लीगल प्रोसेस खुद से लीगल प्रोसेस है। हाँ, क्योंकि मेल-वेल ये सब तो आप नहीं कर पाएँगे, हाँ। लेकिन फ़ोन आप कर सकते हैं। हुँ, और गूगल पे आप, आजकल तो गूगल पे लिखना भी नहीं रहता, टाइप हाँ, नहीं कर, बोल देना है हाँ, इंडियन एम्बेसी रियाद, फ़ोन हाँ, नंबर, हाँ। तो फट से आपको अब फ़ोन तो सर नंबर चैट जीपीटी भी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, वो तो तुरंत बता हाँ, वो सकता है। ज़माने बदल गए हैं। हाँ, तो वो ईज़िली आपको नंबर दे देगा, आप कॉल हाँ। करिए और सारी सिचुएशन बताइए, वो एम्बेसी आपको वहाँ पे पूरी मदद करके आपको जो भी आपकी लिए सहूलियत होगी, वो वहाँ पे प्रदान करेगी। सर मान लीजिए मुझे एम्बेसी से कोई हेल्प नहीं मिलता है, अगर मैं आपके थ्रू यस, मुझे कोई हेल्प लेना चाहे, तो आप अब कैसे हाँ, हेल्प ले सकते हैं? हाँ, अगर आप एम्बेसी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो फिर मेरा ट्विटर हैंडल है हुँ, आपका आबिद, ओके। और फेसबुक अकाउंट है सैयद आबिद हुसैन, और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आपका आबिद के नाम हाँ, से मैं हैंडल चलाता हूँ। हाँ, मेरा नंबर आप लिख लें, 9893 767892। तो ये नंबर आप हमेशा सेव करके रखें। कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं,
और मैं जिस लायक रहूँगा उस लायक आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। हाँ, बिल्कुल दोस्तों, अगर सर की कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सर की सारी डिटेल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स और उनके नंबर डाल दूंगा, तब वहाँ से भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। सर, मेरा अगला सवाल है कि सबसे मुश्किल केस कौन सा था और उसे आपने कैसे सुलझाया? देखिए, अभी एक केस हमने किया है इराक का। हाँ। वैसे तो सारे केस मुश्किल होते हैं। हम्म। ज़ाहिर-सी बात, विदेश में अगर आप दिल्ली में फँस जाएँ या किसी दूसरे ज़िले में फँस जाएँ तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। हम्म। ये लड़का गया था इलाहाबाद और 3 दिन हाँ। से खाया नहीं है, कहाँ है, कहाँ नहीं है। हम्म। वो तो अलग देश है, अलग कानून है, 7 समंदर पार है। हम्म। बगैर पासपोर्ट वीज़ा के आप वापस आ नहीं सकते, है ना? हाँ। बगैर टिकट के आप वापस आ नहीं सकते। हम्म। तो वहाँ जब फँसता है तो घर वाले बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। हम्म। और ऐसे में मुझे 2 चीज़ें करनी रहती हैं, तो घर वालों को समझाना पड़ता है हम्म। और प्लस ऐसे तमाम फर्जी एजेंटों से भी बचाना पड़ता है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग एक्टिव हो जाते हैं कि अरे मैं निकलवा दूँगा, मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, 2 लाख रुपए दे दीजिए। तो वो उस चीज़ों से भी मुझे बचाना पड़ता है। बहुत सारे केस में ऐसे मैंने देखा है हाँ। कि वो जैसे ही खबर आती है कि लड़का जेल में चला गया ड्रग हम्म। केस में या तमाम किसी जुर्म में, तो यहाँ के जो क्षेत्रीय एजेंट हैं, जो थोड़ा-सा मालूमात रखते हैं, वो उस घर के चक्कर लगाने लगते हैं। हाँ। उनसे कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं कि साहब मुझे आप दीजिए और 1 डेढ़ लाख रुपए इसमें खर्चा आएगा, मैं बच्चे को निकाल। भाई मैं कहता हूँ कोई खर्चा नहीं आता है, 1 रुपए का कोई खर्चा ही नहीं आता। ओके। जो भी खर्चा आता है वो लीगल प्रोसेस में आता है, वो वहीं आता है। कब? जब वकील हम करते हैं हाँ। या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट हमें भेजनी होती है या वहाँ बनवानी होती है, वो सारे चीज़ों के खर्चे आते हैं। लेकिन वो किसी एजेंट के माध्यम से भेजने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके लिए लीगल प्रोसेस है, हाँ। वो प्रोसेस से आप भेजेंगे और कब भेजेंगे? जब ज़रूरत होगी तब। हाँ। ठीक है? तो ये बड़ी समस्या होती है और इससे मुझे परिवार को बचाना पड़ता है। दूसरा, परिवार को समझाने में, क्योंकि अब लड़का जेल में है, ज़ाहिर-सी बात है हाँ। घर वालों को टेंशन हो जाएगी और फिर वो लड़का जो जेल के अंदर चला गया है उसको भी मुतमईन, मतलब उसको भी वो समझाना पड़ता है कि भाई तुम्हें कुछ होगा नहीं, है ना? अगर तुम बेगुनाह हो तो इंशाल्लाह तुम बाहर आओगे। तो अभी मेरे पास एक केस रिसेंटली था, शाबाब रज़ा। शाबाब हाँ। रज़ा आज़मगढ़ के हैं जो दम्माम की जेल में कैद थे और 2022 में वो गिरफ्तार हुए थे और 2024 में मेरे पास ये केस आया है। हाँ। वो उन पे कुछ पैसे के लेन-देन का कुछ फ्रॉड उनके ऊपर था और कोई और था जो उन पे इल्ज़ाम लगा दी। कई उन पर केस वहाँ दायर हो गए थे और वो बेचारे 5 साल की सज़ा हो गई थी। बताना ये चाहूँगा कि 5 साल सज़ा हो गई और मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। मैं एम्बेसी की तारीफ़ करता हूँ। बहुत मेहनत की एम्बेसी की टीम ने और बहुत साथ दिया। मैंने यहाँ से केस भेजा और एम्बेसी एक्टिव हुई। 2.5 साल में वो लड़का, मतलब जिस लड़के की सज़ा हो चुकी है, आप सपोज़ करिए कि विदेश में जिस लड़के की सज़ा हो चुकी है 5 साल की, विदेश में, इंडिया में आप नहीं निकल पाओगे, वो तो विदेश में, और उस लड़के को 2.5 साल में हम लोग निकाल के लाए हैं। आज वो भारत आ गया है। 3 दिन पहले वो आया, मुझे कॉल किया, इतना खुश था उसके परिवार वाले, मतलब उनके जज़्बात सुनने लायक थे। तो मेन इसमें ये होता है कि पैरवी होना ज़रूरी है। एम्बेसी की नज़र में केस जाना और कंटिन्यू आपको उसको फॉलो अप करना, ये बहुत ज़रूरी रहता है। केस जल्दी हल हो जाएगा, कितनी भी अगर सज़ा है इंशाल्लाह, और वो लड़का बेगुनाह है, बेगुनाह है तो ही होगा, तो लड़का भारत आएगा। जी सर, मान लीजिए आपके पास कोई केस आता है तो सबसे पहले आप क्या स्टेप लेते हैं? सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते हैं, है ना? टोटल डॉक्यूमेंट, जैसे सऊदीया का मान लीजिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही सऊदी अरब में हो रही है। तो मान लीजिए सऊदी अरब का केस है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सारे डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं। डॉक्यूमेंट में जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है, सबसे पहला होता है पासपोर्ट, आगे पीछे कॉपी, फिर उसके बाद वीज़ा, फिर अकामा यानी जो आईडी होती है, ये 3 मोस्ट डॉक्यूमेंट है। फिर जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, कंपनी की डिटेल, जिस एजेंसी से वो गया, एजेंसी की डिटेल, और जिस जगह का है, जैसे उसके माता पिता, तो उनका आधार भी लगता है ना। कि फिर एक हम लेटर लिखवाते हैं, पहले तो हम नहीं लिखवाते थे, लेकिन अभी हम एक लेटर परिवार की तरफ से लिखवाते हैं। वो पेपर में सारी समस्या वो लोग लिखते हैं कि मेरा लड़का या जो भी, और वो वहाँ गया ऐसे प्रॉब्लम में है, तो वो पूरी चीज़ें लिखवा के और क्या वो चाहते हैं सरकार से, वो सारा दर्ज करवा के फिर वो सारा एक हम PDF बनाते हैं
हाँ और फिर हम विदेश मंत्रालय की 2 साइडें हैं, हाँ एक भारतीय प्रवासी सहायता केंद्र हाँ। और एक मदद, ओके। और फिर एक विदेश मंत्रालय। ये 3 को मैं मेंशन करता हूँ, हाँ प्लस जिस कंट्री में हमारा बंदा फंसा हुआ है भारतीय, हाँ उस कंट्री की एम्बेसी जो हमारी है, हाँ हाँ उनको उस डिपार्टमेंट को हाँ टैग करता हूँ। हाँ। जैसे सपोज करिए कि वीज़ा की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। तो वीज़ा डिपार्टमेंट को, अगर जेल की प्रॉब्लम है हाँ जेल जी। डिपार्टमेंट को, अगर हाँ लेबर प्रॉब्लम है तो लेबर डिपार्टमेंट को, अगर मृत्यु हुई है हाँ तो डेथ डिपार्टमेंट को, हाँ अगर हेल्थ की कोई समस्या है, कोई बंदा हमारा भारत में भारत का विदेश में बीमार है हाँ और उसको इमीडिएटली हेल्थ की समस्या है और उसमें उसको वहाँ पे सहायता सर चाहिए, जी। हाँ तो उस डिपार्टमेंट को मैं हाँ। टैग करता हूँ और डायरेक्ट उनको मेल कर देता हूँ। ओके। मैं पहली बार इतनी डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि हाँ वक्त है, हाँ और बचाने से ज़्यादा या मदद करने से ज़्यादा मैं अवेयरनेस भी चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को जानें। बिल्कुल सर। और और क्योंकि मेरे पास तो बहुत केस आते हैं, और आप अगर डायरेक्ट करेंगे तो जल्दी आपका काम होगा। तो ये आप समझ लें, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप जहन में बैठा लें और ऐसा आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनको मैं भेजता हूँ हाँ और मुझे 2 घंटे बाद वो वेरीफाई करके मुझे जवाब देते हैं। हाँ जवाब देने के बाद कोई चीज़ अगर और बची रहती है तो वो भी मैं भेज देता हूँ। फिर हाँ। काम शुरू हो जाता है। ओके। फिर वो कंपनी से बात करते हैं, फिर हाँ लड़के से बात करते हैं, फिर उसके बाद फैमिली से बात करते हैं। हाँ। फिर जब एकदम पुष्टि हो जाती है फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है। हफ्ता 10 दिन में लड़का को आराम मिल जाता है, भारत आ जाता है, या जो मेडिकल प्रॉब्लम हो मेडिकल प्रॉब्लम फाइनल हो जाती है, तो टोटली आराम इस मुहिम से हो जाता है। तो इस तरह काम हम करते हैं। ओके जी। सर, हम लोगों ने सारे प्रोसेस को जाना। अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में फंसता है तो उसको वापस कैसे फिर आ सकते हैं, लेकिन सर इसकी अगर ये चीज़ हुई ना, मान लीजिए कि मैं अगर विदेशों में, जैसे आपने बताया सऊदी अरब, अगर मैं जाना चाहता हूँ काम करने के लिए, अगर कोई एजेंट मुझसे इस चीज़ को पूरे वेरिफिकेशन और सारे प्रोसेस की बात करता है, तो कैसे जाने कि वो इलीगल है या वो लीगल है प्रोसेस? हाँ बिल्कुल, मैं एकदम क्लियर बताऊंगा। हम्म। वीज़ा देखिए, सबसे पहले जो एजेंट आपको भेजेगा, हाँ वो सबसे पहले आपको एक ऑफर लेटर भेजेगा। हाँ तो ऑफर लेटर भी अगर वो एक्स्ट्रा क्रिएट है हाँ या एडिट है तो हाँ वो साफ दिख जाता है, हाँ और जो ओरिजिनल होता है हाँ वो मतलब वो ओरिजिनल ही होता है। हाँ। बिल्कुल। तो वीज़ा में एक बार कोड भी होता हाँ है ना, क्यूआर कोड। हाँ तो वो जब कोड को आप स्कैन करोगे ना, हाँ। तो उसकी पूरी डिटेल आपको गूगल पे आ जाएगी, हम्म। और जो फर्जी रहेगा हाँ उसकी कोई डिटेल आपको हाँ उसमें नहीं दिखेगी। तो सपोज करो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, हम दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा मैं वो, दिखा रहा हूँ। मैं तो स्क्रीनशॉट ये मार के डाल दूंगा। हम्म, अभी मेरे पास एक केस आया था, तो उन्होंने वीज़ा इंक्वायरी मुझसे की थी कि भैया ये थोड़ा वीज़ा इंक्वायरी कर लीजिए। तो मैंने जब वहाँ पे भेजा, एक महिला को, पुणे की एक महिला है, उसको उसने एजेंट ने दिया और बोला ये आपका वीज़ा है और मुझे आप इतने पैसे जमा कर दीजिए, आपको हम फ्लाइट करवा दें। तो जब मैं इसको वेरीफाई करवाया तो ये फेक है। ओके। अब ये फेक है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, यहाँ तक कि स्पेलिंग में भी गलतियां हैं। मतलब वो जो जो नकलची था हाँ। वो अक्लमंद भी नहीं था, ओके वो टोटल जाहिल अकल। सर, मैं भी थोड़ा देखना चाहूंगा। ये देखिए आप, तो अच्छा, इस तरह आपको उसको चेक करना है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको बहुत कुछ इसमें मेहनत नहीं करनी है, आप अगर उसको सही पढ़ेंगे ना तो भी आप पकड़ लेंगे कि ये फेक है, क्योंकि वो नकलची जो होते हैं अक्लमंद नहीं होते हैं, तो सिर्फ नकल करना जानते हैं। तो इससे आप सतर्क रहें और सावधान रहें। तो मैं हमेशा कहता हूँ एक बात, हाँ देखिए, विदेश जाना हाँ कोई गलत नहीं है, हाँ। विदेश जाना ही है, हर किसी का एक शौक होता और है। शौक होता है, और भारत का भी बड़ा इससे फायदा है। हाँ अगर हम विदेश से वाइट मनी लाते हैं तो हाँ भारत की इकोनॉमी मजबूत हाँ। होती है। जीएनपी हमारा बढ़ता है। बिल्कुल, तो आप जानकार हैं। हाँ तो आप विदेश जाइए हाँ। और बहुत शौक से सही जाइए है। और हुनर के साथ जाइए। मतलब ऐसा नहीं कि आप उठे और विदेश पहुंच गए, पता चला आपको जो हुनर आता ही नहीं, हाँ उस हुनर में आप वहां गए और फेल हो गए। हाँ। तो आप एक प्लान करिए कि हमें विदेश जाना है तो किस काम में जाना है। सपोज करिए आप मजदूर में ही आप जाना चाहते हैं, तो हाँ स्किल में आप जाइए। हाँ तो स्किल का एक भी काम आप हाँ। ढंग से सीखिए, जैसे पेंटर या कारपेंटर या प्लम्बर या कुछ भी मेशन। तो उस काम को परफेक्ट आप सीखिए, फिर उसके बाद वीज़ा लगाइए। आप देखिए कभी फेल नहीं होंगे, हाँ आपको वहाँ पे हाथों हाथ ले लीजिए। लेकिन सपोज क्या मतलब गड़बड़ी क्या होती है कि एजेंट क्या करते हैं कि
आपको भले काम नहीं आता है, हाँ। एक फर्जी सर्टिफिकेट बना के हाँ। आपको वेरीफाई करवा देंगे, साहब ये तो 5 साल से काम कर रहा है, एक्सपीरियंस होल्डर है, हाँ। और इसको इस भेजे में आप बुला लीजिए। हाँ। पता चला वो बेचारा वहाँ गया, हाँ। लाखों रुपया खर्चा करके, और वहाँ जब पहुंचा तो उसको वो काम ही नहीं आता। हाँ। अभी मेरे पास एक कुवैत का केस एकदम सेम अच्छा। है। ड्राइवर के काम में वो कुवैत गया है, उसको अच्छा। गाड़ी चलाना नहीं आता है, ओ। अब वहाँ रो रहा है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, इंशाल्लाह मैं हाँ। आपकी मदद करता हूँ। हाँ। तो आप जिस काम में परफेक्ट है हाँ। उसी काम में जाइए, हाँ। है ना। और ये फेक सर्टिफिकेट वगैरह मत बनवाइए, हाँ। आप काम सीखिए। अगर आपने काम सीखा है ना, हाँ। तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हाँ। वो वहाँ पे आप पास हो जाएंगे। हाँ। तो वहाँ जाए तो फिर वो दिक्कत नहीं। वहाँ जाइए, जम के काम करिए, मेहनत करिए, हाँ। और टाइम लगाइए, ज़्यादा पैसा कमाइए, क्योंकि आप लाखों रुपए लगा के गए, जाहिर हाँ। सी बात आपको पैसे की बिल्कुल। ज़रूरत है और घर परिवार चलाना है। तो अगर थोड़ी मोड़ी मुसीबत आपको आती भी है तो उतना आप झेलिए। ऐसा हाँ। नहीं है कि इंडिया में आप अगर काम करेंगे तो आप एकदम राजा बाबू की तरह ही काम करेंगे। हाँ। यहाँ भी तो आप मेहनत करते हैं, अगर वहाँ गए हैं तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करिए। हम्म। हाँ, अगर आपके साथ बड़ी समस्या है, हाँ। बड़ी दिक्कत है, तो 1984 एक्ट के तहत आप भारत 3 महीने के अंदर वापस आ सकते हैं। इस एक्ट में ये है कि अगर कंपनी या मालिक आपको जिस काम के लिए बुलाता है और उस काम में आपको उस काम में नहीं रखता है, या वो सारे वादे नहीं निभाता है जो आपसे मुआहदे मतलब जो एग्रीमेंट हुए हैं, हाँ। तो वो आप 3 महीने के अंदर आप क्विट कर सकते हैं और भारत आ सकते हैं। तो उस सारी सुविधाएं आपके साथ वहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपके साथ कोई जुल्म हो जाएगा। बस ये सारी जो समस्या आ रही हैं, ये इसलिए आ रही है कि आदमी कम पढ़ा लिखा अवेयर होता नहीं है, है, अवेयर नहीं है। तो मेरा मकसद ये भी है कि उनकी मदद के साथ साथ अवेयरनेस भी की जाए, ताकि वो लोग जागरूक हो सकें। आज तो सर यूट्यूब का जमाना है, गूगल का हाँ, है, तो आप यूट्यूब उस पे सीख के जाए कि देखे कि हाँ, क्या चीज़ बिल्कुल, लीगल है, क्या इलीगल है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हम जैसे दिल्ली आए हैं, तो हमने पहला क्या काम किया, दिल्ली मेट्रो ऐप डाउनलोड कर लिया। हाँ। किसी से पूछने से बेहतर है DMRC वाला। हाँ, तो उसमें मैंने डाउनलोड किया। अब मुझे कहीं जाना रहता है, उसमें डालता हूँ, इजीली मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें आजकल अवेलेबल है, पहले उस ज़माने में नहीं थी, जब ये समस्याएं होती थी। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। फिर भी अगर कोई समस्या है तो फिर मैं बैठा हूँ आपकी मदद के लिए। बिल्कुल सर। और अगर हम कोई भी भारतीय विदेशों में जाके काम कर रहे हैं तो हमारा डॉलर भी आता है और हमारा फिर रुपए का वैल्यू भी उससे बढ़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल आप जाइए और खूब, जब मैंने बोला जम के कमाइए और भारत का मजबूती में साथ दीजिए। लेकिन जो भारत की विदेश मंत्रालय की जो गाइडलाइन है, जिस गाइडलाइन के तहत आपको विदेश जाना, उसको आप फॉलो करिए। सबसे पहले आप एजेंट, पहली जो मुलाकात आपकी होगी वो एजेंट से होगी। तो एजेंट के बारे में आप वेरीफाई करिए कि एजेंट का रिकॉर्ड कैसा है, अभी तक जितने बंदे को भेजा है वो वहाँ पे सही है या नहीं है। वो आपको वहाँ पे लोकल आपको सब कुछ इजीली मिल जाएगा। वेरीफाई हो गए। अब जिस एजेंसी के माध्यम से भेज रहा है, क्योंकि एजेंट डायरेक्ट नहीं भेजता, एजेंट सब एजेंट होता है एजेंसी का। एजेंसी उसको कॉन्टेक्ट देती है, मतलब एक किस्म से काम देती है। जैसे मान लीजिए आजमगढ़ का कोई एजेंट है या अम्बेडकर नगर के इलाहाबाद का, तो वो किसी एजेंसी के थ्रू काम कर रहा है। वो 5,000 10,000 रुपये में काम करता है। तो वो एजेंसी उसको व्हाट्सएप पे डाल देती है, मुझे 5 पेंटर 10 कारपेंटर ये फला फला फला। तो वो स्टेटस वगैरह लगा के अपना प्रचार प्रसार शुरू कर देता है। तो उसमें यूथ जो है उस मैसेज को देखते हैं, तो फिर उनके कांटेक्ट में आते हैं, है ना। फिर वो पैसे की डिमांड करेगा कि भाई आप पासपोर्ट जमा करेंगे तो इतना 1,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, इतना 1,000 देना पड़ेगा, आपका गमका कर जाएगा, इतना हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपसे पैसा लेना शुरू कर देगा। और आप एक बार जब पैसा दे दिए तो समझ लो आपका काम मतलब आप रिटर्न नहीं कर, मतलब क्योंकि आपका नुकसान होना शुरू हो गया ना। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले उस नुकसान से पहले ही आप उसकी वेरिफिकेशन करवा लें, ये बंदा ठीक ठाक है कि नहीं। अच्छा, फिर अगर वो जिस एजेंसी के थ्रू भेज रहा है, उसी एजेंट से आप मतलब पूछें कि किस एजेंसी से मुझे भेजोगे, तो वो एजेंसी के भी वेरिफिकेशन करा लो कि अभी तक जितने लोगों को इन्होंने भेजा वो विदेश में सही साठ है या ऐसे ही झोल झपाट वाला मामला है। तो वो सब आप कर सकते हैं अपने। फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंट की बारी आएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए आप, है ना। एग्रीमेंट को आप, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो एग्रीमेंट। एजेंट भी बहुत चालाक होते हैं। क्या करते हैं, जब फ्लाइट होने वाली होती है तो एयरपोर्ट पे एग्रीमेंट लेके पहुंचते हैं। अब आपसे उन्होंने कहा कि 1,200 दिरहम आपको मिलेगा दुबई,
और जब एग्रीमेंट आया तो उसमें लिखा 900 हजार। तो अब आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो उस वक्त आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप अगर सवाल भी करेंगे तो अरे जाइए आप बात कर लूंगा, हो जाएगा। कुछ नहीं होता, जो लिखा है वही होगा, क्योंकि आपने साइन किया हुआ है। तो हमेशा एजेंट के ऑफिस में डॉक्यूमेंट आप साइन करिए और पूरा पढ़िए। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो चैट जीपीटी से आप पढ़वाइए, है ना। आप तो चैट जीपीटी में फोटो डालिए और तब पढ़ के, और तमाम ऐप है वो सब पढ़ के आपको सुना देंगे। जिस लैंग्वेज में आपको सुनना है, जो भी लैंग्वेज में आपको इजी है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें आपको पंजाबी, हरियाणवी, कुछ हर लैंग्वेज वो आपको सुना देगा, है ना। तो जब आप एकदम वो हो जाए कि नहीं अब ठीक है, तो आप साइन करें। अगर आपको कहीं शक है, कुछ आपको जबान से कहने में और पेपर के लिखने में कुछ आपको 19-20 लग रहा है, कि कहा कुछ गया था और लिखा कुछ और है, तो वहाँ पे आप आवाज उठा सकते हैं, है ना, कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने तो कहा था ये और ये तो लिखा ये। तो उस वक्त बदला भी जा सकता है, क्योंकि अभी आप गए नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आप जब एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, जाहिर सी बात सब कुछ ओके हो गया है, तो फिर आप वापस नहीं आ सकते, फिर तो आपको जाना पड़ेगा, और वापस आएंगे तो फिर आपका नुकसान होगा। तो ये सब चीजें आपको पहले करनी है ना। और दूसरी बात, जब ये सब कुछ ओके हो जाए, सब कुछ आपको सही लगे, तो आप जैसे मैंने अभी बताया, गूगल पे एम्बेसी का नंबर होता है, एम्बेसी को कॉल भी करते हैं। आप जैसे एयरपोर्ट पे उतरे, एम्बेसी आपकी मदद के लिए बैठी है, आप एम्बेसी के नंबर पे कॉल कर दें कि मैं शुभम हूँ और मैं जहाँ से इंडिया से आया हूँ, और मैं सऊदी अरब के इस शहर में हूँ और इस काम के लिए आया हूँ, और मेरे साथ कुछ भी समस्या होगी तो प्लीज हमारी मदद करिएगा, क्योंकि मैं नया हूँ, मैं बहुत डर रहा हूँ, आप ही लोग हो हमारी मदद के लिए। तो वो आपकी मदद के लिए बैठे ही हैं, बिल्कुल आपका डाटा सेव कर लेंगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, या आप फिर जब कांटेक्ट करें बहुत कुछ बताना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, आपकी मदद के लिए वो तैयार रहेंगे। फिर उसके बाद आप वहाँ जाएं, जिस मालिक के पास आपको भेजा गया है काम करने के लिए, तो अगर थोड़ा सा 19-20 है, ज्यादा अगर है तो फिर तो दिक्कत है। अगर 19-20 है तो ठीक, वो मालिक है, आप काम ही करने आए हैं। अगर उसने कहा कि भाई सपोज करिए कोई ड्राइवर की नौकरी में आकर गया है, तो आपकी 4 घंटा या 6 घंटा या 8 घंटे नौकरी है, 1 आध घंटा अगर एक्स्ट्रा करा रहा है, या कहीं और बीच बीच में रात में उठा के ले जा रहा है, उतना आदमी एडजस्ट करता है। वो फैमिली जैसा एक हो जाता है ना माहौल, की भाई हम, मेरा मालिक है, अगर रात में 2 बजे उसको जरूरत है तो हम, तो अब उसको अगर इशू बना रहे हैं कि नहीं ये तो 2 बजे रात में उठाता है, 2 बजे रात में उठा देता है यार, अभी भाई बहुत परेशानी होती है। कॉम्प्रोमाइज करो थोड़ा सा, तो 19-20 थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज। हाँ, लेकिन अगर आपके साथ ज्यादती कर रहा तो फिर जुल्म मत सही है, जुल्म सहने के लिए थोड़ी गए वहाँ पे, तो फिर आवाज उठाइए, और जो लीगल प्रोसेस है उस प्रोसेस से आवाज उठा के भारत वापस आइए। बिल्कुल। या फिर जो भी दूसरी कंपनी आपको जॉब वहाँ दे रही है, इससे आप अपना नाम हटवा के वहाँ दूसरी यहाँ कफाला करा के वहाँ काम करिए। बिल्कुल सर, ये काम काफी, हमको लगता है कि जिस तरीके थोड़ा मुश्किल भरा काम हो सकता है, कोई भी आसानी से नहीं कर सकते जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं। क्या इस सिचुएशन में आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ मेरा यहाँ पे जान का भी खतरा है, और इस सिचुएशन से अगर ऐसा हुआ है तो कैसे? हाँ बिल्कुल, इसमें एजेंटों के मैं निशाने पे हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह अवेयरनेस फैला रहा हूँ, और एजेंटों के खिलाफ तो नहीं बोलता, मैं उन एजेंटों के खिलाफ हूँ जो भाई जो जिनके साथ गलत हो रहा है। मैं पहले एजेंट से ही बात करता हूँ। मैंने ये प्रोसेस बताया नहीं, एजेंट से भी बात करता हूँ। एजेंट को मैं समझाता हूँ कि देखो भाई ये तुमने किया, उसको बुला लो, अगर बुला ले तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कंप्लेंट कर दूंगा, और कंप्लेंट करूंगा तो फिर आपको परेशानी। तो मैं हूँ निशाने पे, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं लगता, ईश्वर और अल्लाह मेरे साथ है, और आप सब अच्छे लोग की दुआएं हैं, तो और यहाँ का कानून है, भारत का कानून जो मेरे साथ है, तो कोई मैं इलीगल काम नहीं कर रहा, मैं लीगल काम कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को मदद कर रहा हूँ। बिल्कुल, निस्वार्थ भाव से प्रावधान है यहाँ पे कि आपको न्याय दिलाया जाएगा, कई सारे प्रावधान है हमारे। और निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ, लोगों की मदद के लिए काम कर रहा हूँ, ताकि कोई परेशान ना रहे। और मुझे इस काम में तजर्बा हो गया, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। इस काम में सबसे मुश्किल हिस्सा क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो स्पॉन्सर होता है वो जब बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है प्रवासी से और स्पॉन्सर से, तो वो घर से निकाल देता है, झगड़ा हो जाए या कुछ, वो क्योंकि वो प्रदेश है, तो अगर सपोज करो रात में वो निकाल दिया आपको 12-1 बजे, तो फिर ऐसे में आप कहाँ जाओगे?
हाँ। तो मैं इसमें भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि एम्बेसी के पास स्पेस बहुत कम होता है, तो हाँ। हमारी जो एम्बेसी है उनके पास ऐसे शेल्टर होने चाहिए, हाँ। बड़े शेल्टर होने चाहिए। हाँ। शेल्टर तो होते हैं लेकिन बहुत कम कैपेसिटी होते हैं, तो वो हम्म। लोग शेल्टर दे नहीं पाते। हाँ। कई बार मैंने ट्राई किया है, मलेशिया वगैरह में तो शेल्टर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मलेशिया में है शेल्टर का इंतजाम। हाँ। लेकिन सऊदी अरब या दुबई उबई में शेल्टर बड़ा मुश्किल हो पाता है, तो हाँ। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि शेल्टर में स्पेस ज़्यादा हो। हाँ। कभी भी भारतीय आए अगर इस तरह की समस्या लेके, तो उनको कम से कम फौरी मदद ये मिल जाए कि खाने पीने का और रहने का इंतजाम हो जाए। हाँ। बाकी जो लीगल प्रोसेस का काम हफ्ता महीना जो भी लगे, वो हाँ। उन उस दरमियान इनको रहने की एक जगह मिल जाए। हम्म। ठीक है, तो ये बड़ी समस्या है। हाँ सर, आपको इस काम करते हुए कई सारे सम्मान भी मिले हैं आपको, तो मैं जानना चाहूँगा सर, इस फील्ड में आपका क्या क्या सम्मान से नवाजा गया है? सम्मान तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन हाँ। याद तो बहुत मुश्किल से रहता है। सबसे आपका फेवरेट कौन सा रहा तो है? सम्मान सभी फेवरेट होते हैं। हाँ। सम्मान देखिए, दो चीजें सम्मान में होती है। सम्मान हाँ। सब बड़े होते हैं। हाँ। कोई एक रूम में भी बुला के एक गुलदस्ता दे दे, वो भी देता। सम्मान होता है। हाँ बिल्कुल सर। और कोई इज्जत से कुर्सी पे बैठा दे, वो भी एक सम्मान होता है ना। हाँ। तो सम्मान का मतलब ये नहीं कि तमगा ही मिले तो ही सम्मान। सही। तो सम्मान का मैं सम्मान करता हूँ। हाँ। और सम्मान के बाद फिर जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। सपोज करिए कि आप किसी ने आपके काम के लिए सम्मान दे दिया, हाँ। तो अब एक सनद मिल गई ना आपको कि भाई आप समाज सेवी हैं। हाँ। तो ये खुशी मिलती है हम्म। कि मेरे काम को सराहा गया और मुझे उस काम के लिए सम्मान सम्मान दिया मिला। गया। तो बहुत सारे सम्मान मिले, मुझे लगता है 100+ सम्मान मिल चुके हैं अभी तक, हाँ। याद भी नहीं है। और हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर के एक सम्मान बहुत अच्छा माना जाता है, जिसको माटी रत्न बोलते हैं। माटी रत्न। हाँ। तो माटी रत्न जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को मिला है हाँ। हिंदुस्तान की। वो 3 सम्मान हर साल देते हैं, एक अदब के हवाले से मतलब उर्दू में, हाँ। एक साहित्य के हवाले से यानी हिंदी में, और एक सोशल या मेडिकल या विज्ञान में। हाँ। तो वो और मतलब अदर में ये आते हैं। तो मुझे सामाजिक में मिला है। हाँ। 2021 में हमको वो सम्मान मिला है, और वो थोड़ा मुझे प्राउड फील हुआ था, क्योंकि वो हमारे अम्बेडकर नगर के बगल फैजाबाद मिला था। हाँ। और भी अम्बेडकर नगर में एक सम्मान हमें मिला, फिर एक हमको इलाहाबाद में सम्मान मिला, हाँ। दिल्ली में बहुत सारे मिले, मुंबई में मिले सम्मान। और एक विजय बजाज साहब है, वो अक्सर उनका जब भी प्रोग्राम होता है तो वो हमें सम्मानित करते हैं अपनी संस्था के माध्यम से। अलग अलग सम्मान के नाम से उनके सम्मान प्रोग्राम होते हैं। तो गुजरात में हमें मिला, और जयपुर में हमें सम्मान मिला, और पटना में मिला, आजमगढ़ में मिला, बहुत सारे जगह पे। आपको सर एक मुंबई में इंस्पायरिंग पर्सनालिटी का भी अवार्ड मिला है। जब मैं आपके बारे में गूगल पे सर्च कर रहा था तब इंस्पायरिंग पर्सनालिटी का अवार्ड मिला था। अच्छा, 2023 में। 23 में हाँ। और yes, कई सारे मैं इसमें देख पा रहा हूँ, यहाँ पे इंदौर में भी आपको इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला है। हाँ हाँ हाँ। और 2022 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड भी से सम्मानित हैं। जी 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 जी। और एक हमें ऑनरी डॉक्टरेट भी मिला है। हाँ। अमेरिका से, ओके। यूएसए कैलिफोर्निया से। तो वो एक वहाँ की यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने हमें वो डॉक्टरेट उपाधि से नवाजा है। तो वो भी एक सम्मान, बड़ा सम्मान है मेरे लिए। और बाकी बहुत सारे सम्मान है, याद नहीं है। तो मैं सम्मान के लिए वैसे काम करता नहीं था, लेकिन इतने लोगों ने मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया। सर आप डिजर्व भी करते हैं इतने लोगों को वहां से बाहर सबका लाना। बहुत और शुक्रिया। सबसे बड़ी बात है, आप सम्मान से ज्यादा लोग कमाए हैं, दुआएं कमाई हैं, तो ये इससे बढ़ के कोई सम्मान नहीं होता। बस वही मैंने कहा कि कोई अगर इज्जत से कुर्सी पे बैठा दे, वो मेरे लिए सम्मान है। और दो जुबान अच्छे से बात कर ले, वो भी सम्मान है। बिल्कुल सर। सर आपके लिए सबसे प्रेरणादायक पल कौन सा रहा है, जहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, जहाँ लगा कि देखिए, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। मैं गुटखा बहुत खाता था। अच्छा। हाँ, इस पे मैं बोलना इसलिए चाहूंगा कि मेरे फील्ड से अलग भी है, लेकिन मैं बताऊंगा ये। मैं गुटखा बहुत खाता था। 23 में बम्बई गया था, डॉक्टर प्रधान, सुल्तान प्रधान के यहाँ। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि वो जितने भी पेशेंट मौत कैंसर के वो डॉक्टर हैं। तो वहाँ पे जितने भी पेशेंट थे, सब वो गुटखा वाले ही थे, क्योंकि वहाँ कटा था वो।
तो मुझे बहुत मतलब अंदर से वो हुआ। तो मैंने पूछा वहाँ पे असिस्टेंट से, तो बोले ये गुटखा वाले हाँ ज़्यादातर माउथ कैंसर के मुब्तला होते हैं। तो मुझे मतलब अंदर से उस अजीब डर लगा हाँ और उस दिन से मैंने गुटखा छोड़ा। तो गुटखा छोड़ने से मुझे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हाँ मेरा ज़ुबान साफ़ हो साफ गई। हुई हाँ। पहले बोलता कुछ था, निकलता कुछ था। अच्छा और दूसरी बात वो तीखा नहीं तीखा नहीं लगता। अच्छा हाँ, तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि भई ये गुटखा-वुटखा आप लोग छोड़िए, और गुटखा यूथ को बड़ा बर्बाद कर रहा है। हाँ तो गुटखा एक बहुत बिल्कुल खराब चीज़ है। ये मेरी फ़ील्ड से अलग है, लेकिन मैं सोचा था ये मैं बिल्कुल सर। और बोलूँगा। आज इंडिया के पास सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है हाँ, 62% और और यूथ इस चीज में और फंसता चला बहुत जा रहा फँसता है। चल रहा है। ये मतलब ये नशा है, और ये ड्रग्स और शराब के इक्वल समझिए। उतना ही ये नुकसान करता है। ये अंदर-अंदर से आपकी चीज़ों को गला देता है। प्लीज़ इससे दूर रहिए आप। सर मैं अवार्ड को फिर से जिक्र करना, कल भी आपको एक सर दिल्ली में अवार्ड मिला है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा जानना ये चाहूंगा। यूथ कल एक बीजेपी जो मोर्चा है, हाँ अल्पसंख्यक मोर्चा, हाँ उन्होंने भारत से 500 यूथ को इकट्ठा किया था। हाँ तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टार्टअप यूथ अवार्ड अवार्ड था नाम के एक वो अवार्ड उन्होंने हम लोग को दिया है। हाँ और वो एक्चुअली ये बताना चाह रहे थे कि देखिए भारत का जो यूथ है, हाँ मुस्लिम यूथ, जो हम्म अल्पसंख्यक यूथ है, उसमें हाँ मुसलमान, पंजाबी, सब सब सिख, ईसाई, हम्म जैन, बौद्ध, ये जितने समाज के लोग हैं, हाँ वो देखिए अपने फील्ड में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ स्टार्टअप अपनी अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ सही ईजाद से की है। हाँ उनको मतलब कोई बताने वाला नहीं था। हम्म जैसे मेरा भी देखा जाए हाँ तो ये स्टार्टअप है। मतलब मैं पैसा भले नहीं सोचिए कमा रहा हूँ, हाँ लेकिन अगर देखा जाए तो ये स्टार्टअप शर्ट मैंने आप ये चीज़ खुद ईजाद की है। बिल्कुल तो ऐसे ही 500 लोग पूरे भारत से आए थे। हाँ तो उन लोग को 500 लोग को बीजेपी कार्यालय में हाँ बढ़िया होटल और अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ हाँ दिया, और हम लोग को कल दोपहर का खाना वहाँ हाँ पार्टी कार्यालय में एक गेट टुगेदर हुआ, हाँ और एक बड़े हॉल में प्रोग्राम हुआ, हाँ और कुछ कुछ हम लोग को बोलने का मौका मिला। हाँ तो ये एक ऐसा सम्मान था वहाँ पे। आना ही अपने आप में बहुत प्राउड फील हो रहा था कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की स्मृति में इतना बड़ा प्रोग्राम और मुझ जैसे लोगों को बुलाया गया। तो ये मैं पहली बार मैं एक नया एक्सपीरियंस सर मैंने देखा, और हाँ बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे बुलाया। सर आप जो जिस तरीके का काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों का हेल्प करते हैं, क्या आपको इस काम के लिए कोई सरकारी या सामाजिक समर्थन मिलता है? नहीं, कोई नहीं मिलता, कभी नहीं मिला, हाँ और न ही कभी मैंने प्रयास किया, क्योंकि हाँ मेरे पास कोई संस्था नहीं है। हम्म मैंने संस्था बनाई नहीं, क्योंकि संस्था बनाने का मतलब फिर मुझे लगता है कि फिर संस्था के लिए लोग ज़्यादा ज़्यादा काम हाँ करते हैं, हाँ उनका फोकस संस्था हो सब जाती है, हाँ समाज नहीं रहता है। हम्म तो मैं संस्था बनाऊँगा जब मुझे लगेगा कि अब मुझे, क्योंकि देखिए पैसे की मुझे ज़रूरत है। हाँ मेरे पास कभी-कभी तंगहाली रहती है कि मैं अब काम हो गया, लड़के का टिकट कराना है। हाँ अब मुझे ऐसे में अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं फट से उस लड़के का टिकट करा के भारत बुला लेता। हाँ तो बिल्कुल मुझे मुँह देखना पड़ता है, फिर उस गरीब परिवार से दूसरे बोलना पड़ता है। हम्म फिर जो मेरे जेब से खर्चा होता है वो भी मैं नहीं माँग पाता, अच्छा हाँ नहीं लगता। तो ऐसे में मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक संस्था बनाऊँ, हाँ जिसमें इतना फंड मैं रखूँ हम्म कि कभी मुझे आपदा ऐसी आ जाए, किसी को ज़रूरत पड़ जाए, हाँ तो मैं बेहिचक खर्चा करूँ, हम्म मतलब मुझे देखना ना पड़े। हाँ तो वो उसके लिए मुझे संस्था बनानी है, और अभी तक कोई संस्था या कोई सरकारी मदद मैंने नहीं ली। सर अगर आपको कोई किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहता है, तो आपके वो जिस तरीके से आपने कॉन्टैक्ट बताया, वहाँ से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरी इस मुहिम से जुड़ना चाहता है, हाँ मुझे मदद करना चाहता है, तो मेरा जो नंबर है 9893767892, उस पर संपर्क करके जो भी मदद करना चाहता है कर हाँ सकता है। तो मैं यही नंबर पे आप बात कर लें मुझसे। सर जो आप अभी काम कर रहे हैं, उसमें सर आपका 5 साल का आगे का विजन क्या है? इसको आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उसको आप 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मुझे इसी फील्ड में काम करना है। हाँ अभी तो ये शुरुआत है, हाँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, हाँ ताकि, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, हाँ ताकि ज़्यादा जीऊँ, ज़्यादा लोगों की मदद मैं कर पाऊँ। हाँ मेरा मकसद ये है। तो मेरा अभी बीच में एक मेरा प्लान ये है हाँ कि मैं विदेश जाऊँ, हाँ और इस पे बहुत सारी समस्याएँ को मैं वहाँ जाके हम्म ज़ाती तौर पे देखूँ। हाँ
बहुत सारी जेलों में भारतीय फंसे हैं 20-20 10-10 साल से, साल से, जिन हाँ। तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। वो तो उनकी मदद हो पा रही है जो मेरे तक आ पाते हैं, जो सरकार तक पहुंच पाते हैं। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छूट जा रहे हैं। हाँ, बताते हैं कि सऊदी अरब या वहाँ पे दुबई वुबई में हाँ, जो जिनको सफर बैन है, हाँ, सफर बैन का मतलब वो सफर नहीं कर नहीं सकते, कर भारत नहीं आ सकते। उन पे 3 लाख 4 लाख ऐसे ऐसे जुर्माने हैं। हाँ। 3 लाख 4 लाख रियाल, रिचार्ज, मतलब 1-1 करोड़ रुपया हाँ, जुर्माना है उनके ऊपर। वो भारत नहीं आ पाते, वहाँ काम भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, हाँ, घूम रहे हैं, मतलब सब कुछ हो, लेकिन भारत नहीं आ सकते। तो ऐसे में उनकी कैसे मदद हो सकती है? हाँ, और क्योंकि किसी का घर छुड़वाना ये तो पाप से भी बड़ा पाप है। बिल्कुल। तो मैं इस मिशन पे काम करना चाहता हूँ, उस पे और भी मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ कि इसमें कैसे क्या करा जा सकता है, हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, हाँ, उन तक पहुँचना और उनकी पूरी समस्याओं को समझना। हुँ, तो अगर ये फ्यूचर में मैं करने वाला हूँ तो आपको मैं बताऊँगा, ये काम मेरा प्लान है। श्योर सर। जी। सर लास्ट में मेरा एक रैपिड फायर राउंड होता है क्वेश्चन का और आपको एक वर्ड में आंसर देना है। हाँ। अगर मैं आपको कुछ शब्द बोलूँगा और आपको एक वर्ड में बताना है। हुँ। सर आपका सर आइडियल पर्सन, एपीजे अब्दुल कलाम। उनके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा सर, उनके बारे में आप क्या सोचते वो हैं? एक भारतीय थे, हाँ, ना वो हिंदू थे, ना मुसलमान मुसलमान थे, ना थे। सिख थे, कोई मजहब नहीं था, उनका हाँ, एक मजहब था। हाँ, वो इस्लाम में पैदा हुए थे, हाँ, वो अल्लाह की हर चीज़ों को फॉलो करते थे, हुँ, लेकिन अल्लाह का जो मिशन था, हाँ, जो नबी का मिशन था, हाँ, उस मिशन को फॉलो करते थे, तो इसलिए मुझे पसंद थे। और यूथ से बड़े कनेक्ट रहते थे। हाँ, उनकी उनकी पूरी ज़िंदगी नौजवानों के लिए गुजरी। हाँ, जो आखिरी वक्त भी जब उनकी मृत्यु हुई, हाँ, तो भी वो यूथ जो मतलब बच्चों को पढ़ा ही रहे थे। हाँ, तो उनसे बड़ा कोई आइडियल मेरे नज़र में पहले गांधी जी थे, अब हाँ। मेरे वो हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में मैं और कई सारी चीज़ सुना कि वो सबको बराबर मानते थे। जी, वो ना जी। तो किसी को छोटा मानते थे ना। हाँ, सब। एक एक सर, उनके लिए अगर कुर्सियाँ वगैरह कोई हाँ, बड़ी लगा दी लाते जाती थी, तो वो कुर्सी हटवा देते थे। सेम इतनी कुर्सी पे बैठने वो हाँ, वो एक कहते मैंने थे वीडियोज़ भी देखा था हाँ, सर। तो उनका उनके जैसा इंसान हाँ, भारत में तो और सर अगर मैं कई भारत, सदियों में पैदा होता है। हाँ, हुँ। अगर सर भारत को मैं एक वर्ड में अगर समझ जानना चाहूँ आपके नज़र में क्या है? भारत एक परिवार है, एक परि गुलदस्ता है, हाँ, और इस गुलदस्ता में विभिन्न प्रकार के फूल हैं, भला है। हाँ, ठीक है? तो ये मुश्तरका तहज़ीब मतलब साझी संस संस्कृति का देश है, हाँ, और पूरी दुनिया में एक मिसाल है, हाँ, और हमें फ़ख्र है कि हुँ, हम भारतीय हैं। ओके। चाय या कॉफ़ी सर? चाय ज़्यादा पीते हैं। चाय, हाँ, ओके। सर आपकी फ़ेवरेट बुक कोई? किताबें हमने बहुत कम पढ़ी, क्योंकि वक़्त नहीं है, ओके, और शायरी में ज़्यादा दिलचस्पी है। ओके। सर तो एक शायरी हो जाए आपकी तरफ से जो तो आपका फ़ेवरेट सबसे ये फ़ेवरेट हो? कैद है तो रिहाई भी अब ज़रूरी है, हाँ, किसी भी सिमत कोई रास्ता, ये मेरे ही फ़ील्ड का शेर है। हाँ, ये कि कोई अगर कैद है, हाँ, तो उसके लिए रिहाई भी ज़रूरी है, हाँ, किसी भी सिमत कोई रास्ता मिले तो सही। हाँ। जी। सर और मैं सुना हूँ कि जो भी बड़े-बड़े पर्सनैलिटी हों, चाहे इंडिया इंडिया के सबसे सक्सेसफुल पर्सन हो, चाहे विदेशों में सबसे सक्सेसफुल, उन्होंने कहा है कि अगर किसी इंसान को अपने फ़ील्ड से बहुत आगे तक का सोचना है या कुछ करना है, तो उसे किताबें पढ़नी चाहिए। जी, जी। तो मैं किताबें जो भी पढ़ता हूँ, वो शायरी की ज़्यादा पढ़ता हूँ। हाँ, जैसे डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा हैं, हाँ, बहुत अच्छी शायरा हैं, उनको मैं पढ़ा हूँ। ओके। और मीर को पढ़ा हूँ, हुँ, गालिब को पढ़ा हूँ। तो मैं मतलब शायरी में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। मेरा एक्चुअली फ़ील्ड अलग है, हाँ, लेकिन शौक अलग जो मैं है, हाँ। वो मुझे साहित्य में ज़्यादा मज़ा आता है। अंत में मेरा सवाल है सर, अगर आप कोई भी यूथ कुछ भी बेहतर करना चाहता है या आपकी तरह बेहतर कार्य करना चाहता है, तो आप उनको क्या मैसेज देना देखिए, चाहेंगे? काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है, हाँ, और काम जो भी काम आप कर रहे हैं, हाँ, उसको बड़ा बना दीजिए, ओके, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा हाँ, दशरथ माझी का। हाँ, दशरथ माही, दशरथ माझी एक मज़दूर फैमिली के थे, हाँ, और उन्होंने पहाड़ को खोद के ओके। रास्ता बना दिया। 22 किलोमीटर को पहाड़ मतलब काट के रोड क्या बनाए थे सर। क्या इंसान था वो। यस, तो जिस दिन उसने फावड़ा उठाया था, तो उसको लोग पागल कहते थे। पागल कहते थे, आज बिल्कुल, उनकी पूजा होती है। बिल्कुल। तो मांझी रोड के नाम से उनके हाँ, रोड को मतलब जाना जाता है। हाँ, हाँ। नेल्सन मंडेला अगर
कई साल जेल में रह के राष्ट्रपति बन सकते हैं। हाँ। तो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। कुछ भी इंसान कर और सकता है, सर लेकिन आपकी नीयत और नेकी दिल में होनी चाहिए। नेल्सन मंडेला की स्टोरी में भी मैं सुना हूँ कि सर जिस समय वो राष्ट्रपति बने थे, उस सिचुएशन में अश्वेत लोगों को, जो काले होते थे, उनको उतना बढ़ावा या एप्रिसिएशन या सपोर्ट नहीं मिलता था। उस बिल्कुल सिचुएशन सही। में बनना बहुत बड़ी बात होती बिल्कुल है। सही बात है। थैंक यू सो मच सर हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि सर की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो या सर से आप जुड़ना चाहते हैं, आप इस सर की तरह कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो सर से ज़रूर कनेक्ट होइए और सर को ज़रूर सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सर के से जुड़ सकता हूँ, सपोर्ट कर सकता हूँ, तो ज़रूर करिए। और सर से आज बहुत कुछ सीखने को मिला है हम लोगों को, और मैं भी काफ़ी इंस्पायर हुआ कि इतने एक छोटे से शहर से निकल के इतने बड़े लेवल तक लोगों को बचाना, विदेशों से जाके लोग देश में किसी को नहीं बचा पाते हैं सर, विदेशों से लोगों को बचा रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। सर मैं दुआ करता हूँ कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। आपके पास लाखों लोगों की दुआएं हैं। तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए। अंत में मैं बस सर के लिए कोट्स कहना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू सो मच।